नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमने राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज के 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 13वां चैप्टर लेके आ चुके हैं जो हमारा समाज से संबंधित रहने वाला है। इससे पिछली वीडियो हमने मुहावरे एवं लोकोक्तियों की करी हुई है, जिसमें हमारे 3 वीडियोज़ आए हैं। एक वीडियो जो हमारी संक्षेप में 1 घंटे की बनी है, उसमें डिटेल वाइज लगभग आपकी लंबी क्लास हो रही है। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ मैं, आप लोगों ने वो देख ली होगी। साथ ही दोस्तों, जब आप लोग थ्योरी सेशन वाली जो क्लासेज हैं उनको देख लेते हैं तो उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो क्लासेज आप लोग देखते हैं तो उस पर आपकी जो तैयारी है वो मजबूती से निखर कर आती है। साथ ही आप लोगों का जो रिवीजन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो अनुभव ये मिलता है कि जब आप लोग परीक्षा में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन वहाँ पर सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इतनी ज़रूर कोशिश करिएगा कि अगर आप लोग जब थ्योरी सेशन देखते हैं तो उसके बाद जाके एमसीक्यूज़ को ज़रूर देख लें, क्योंकि यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो उत्तराखंड में भी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस राजपाल सिंह की बुक हो रही है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एक चैप्टर से आपके 150 से 200 यानी फिर 350 400 ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो वही क्वेश्चन लगातार एग्जामों में भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी उनको ज़रूर एक बार देखा करें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं समाज को सबसे पहले हमने समझना होगा कि समाज होता क्या है। तो देखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ हमारा संक्षेप होता है। संक्षेप कहने का मतलब है विस्तार, यानी कि संक्षिप्तीकरण या फिर संक्षिप्तीकरण हम उसको जानते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा समास होता है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षिप्तीकरण से जो शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो या दो से जो अधिक हमारे क्या हैं, पद या फिर शब्द हैं, उनसे मिलकर जो आपका विस्तार, उसका विस्तारीकरण जो देखने को मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, समास के रूप में जानेंगे। अब समास में मुख्यतः 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को हमारा उत्तर पद कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, समास के 2 पद होंगे, जिसमें से आपका जो पहला पद है वो आपका पूर्व पद हो जाएगा और जो बाद का है उसको हम उत्तर पद के रूप में जानते हैं। इन दोनों पदों के मेल से बने नए शब्द को, समस्त पद को सामसिक पद के रूप में जानते हैं। अब आप लोगों ने समझने हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है कि समास के कितने पद होते हैं, तो समास के 2 पद होते हैं। एक आपका पूर्व पद होता है और एक आपका उत्तर पद होता है। अब जब इन दोनों ही पदों के जब मिलता है तो इनके मिलने से जो समस्त सामसिक पद के रूप में हम उसको जानते हैं। जैसे हमने देखा दोस्तों, गंगा जल है तो गंगा हमारा पूर्व पद हो जाएगा और जो जल शब्द है वो हमारा उत्तर पद हो जाएगा। दोनों को यदि अगर हम मिला देंगे तो जो गंगा जल है ये आपका एक सामासिक पद के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा, अगर सामासिक पद को देखें तो समास के नियमों से निर्मित पद सामासिक पद या फिर सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे रसोई घर, अगर रसोई घर को देखा जाए दोस्तों तो रसोई का घर यानी कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसको रसोई के घर के नाम से हम जानते हैं, तो उसको रसोई घर बोल रहा है। तो उस पर हमारा लुप्त क्या हुआ, जो विभक्ति चिन्ह है, जो का शब्द है हमारा, उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो वही हमारा क्या कहला, सामासिक पद के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, अगर बात करें दोस्तों अगर समास विग्रह की, तो सामासिक पदों को तोड़ना या सामासिक पदों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना ही हमारा समास विग्रह कहलाता है। यानी कि अगर हमारे क्या है, सामासिक पद हैं, अगर उनको हम तोड़ते हैं या फिर उनके जो सामासिक जो शब्द हैं, उन पदों के बीच का जो संबंध है उसको स्पष्ट करता है, तो वही हमारा समास विग्रह के रूप में जाना जाता है। अगर जैसे हमने देखा तो रसोई घर है तो रसोई के लिए जो घर है तो उसके लिए हमारा क्या होगा, रसोई घर के रूप में हम उसको जानेंगे। तो इसमें जो हमारा रसोई घर है ये हमारा सामासिक पद हो गया और जो रसोई के लिए जो घर है ये हमारा समास विग्रह हो गया। अच्छा, अगर मुख्यतः देखा जाए तो समास के 4 भेद होते हैं, किंतु इन भेदों के भी कई भेद या फिर उपभेद होते हैं। अच्छा दोस्तों, वो हमारे 4 भेद कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अगर उनको जाने तो देखिएगा क्या कहता है कि समास के जो 4 भेद हैं, एक तो हमारा अव्ययी भाव होता है, दूसरा हमारा तत्पुरुष होता है, उसके बाद हमारा बहुब्रीहि होता है, फिर उसके बाद द्वंद्व समास होता है। अगर आप देखें दोस्तों तो हमारे जो समास के जो 4 पद हैं ये तो पूछे ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो हमारे तत्पुरुष समास है इसमें कारक चिन्हों के आधार पर हमारा किसका स्पष्टीकरण किया जाता है, तो तत्पुरुष समास का स्पष्टीकरण किया जाता है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसके हमारे 8 भेदों में हम इसको जानते हैं। वहीं अगर अव्ययी भाव समास को देखें तो बहुब्रीहि समास को देखें, द्वंद्व समास को देखें, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो तत्पुरुष समास है इसके अंदर भी हमारे कुछ भेद इसके होते हैं, जैसे कर्मधारय है, द्विगु समास है ना, द्वंद्व समास है। तो अगर उनको देखें तो उन सभी चीज़ों को एक बार हम देखेंगे, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करते हैं उससे पहले कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, जो ये तथ्य हैं हमारे, ये क्या चीज़ हमें कहने को जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल में एक बार बात करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ हमारा संक्षेप होता है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। सामासिक पद को तोड़ना हमारा समास विग्रह कहलाता है, ये भी हमने इससे पहले देख लिया है। फिर देखिएगा, समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह, ठीक हो गया।
जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो गया है, यानी कि पहला पद जो हमारा था, बात का क्या दूसरा पद क्या था, तो वो हमारा क्या था, उत्तर पद था, लेकिन जो पहला पद था वो हमारा पूर्व पद था। तो पूर्व पद हमारा जिसमें प्रधान होगा तो वो हमारा डायरेक्टली क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अव्ययी भाव समास को भी हम इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले ये कुछ जो लाइनें हैं वो परीक्षा उपयोगी इसमें लिखी गई थी, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। अगर दूसरा देखें दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर क्या है अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास में आपका दूसरा समास, मैंने तत्पुरुष ही बताया था आपको, जो दूसरा समास आपका तत्पुरुष समास होगा उसमें आपका जो उत्तर पद है वो आपका प्रधान होगा, लेकिन पूर्व पद आपका उसमें अब्सेंट होगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर देखें तो द्वंद्व समास आता है। अब द्वंद्व समास में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि द्वंद्व समास और द्विगु समास में आप लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन को गलत करते हैं। द्विगु समास का मतलब है कि संख्यावाचक समास के रूप में हम उसको जानते हैं, लेकिन जो द्वंद्व समास होता है उसमें विपरार्थी शब्द एक दूसरे को जोड़ता है, जैसे आसपास है ना, अगर देखा जाए तो पास पास वाले हैं, यानी कि विपरार्थी ही ज़्यादा देखे उसमें देखने को मिलते हैं, जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है वही हमारे द्वंद्व समास के रूप में जाने जाते हैं। अगर द्विगु समास की बात कहूँ तो मैं अगर चौराहा शब्द कहते हैं, चार राहों का समूह है ना, वैसे अगर चौराहे की बात करें तो फिर ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आ जाता है। तो बात करेंगे डिटेल में कि उनके बीच क्या चीज़ें हैं कि हम जिस वजह से नहीं समझ पाते हैं, आज आप लोग डिटेल में यहाँ पर सीखने वाले हैं। फिर देखिएगा, जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद गौण हो और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 4 प्रकार के समास बनाए थे, जिसमें हमारा सबसे पहले अव्ययी भाव समास, उसके बाद मैंने आपको तत्पुरुष समास बताया था, उसके बाद तीसरा जो बताया था मैंने आपको कौन सा था, द्वंद्व समास था, उसके बाद आपका बहुब्रीहि समास था। चौथे 4 इसके भेद होते हैं, मैं आप लोगों को पहले बता चुका था समास के। अब दोस्तों सबसे पहले समझने की बात कहाँ पर है, जो अव्ययी भाव समास है उसमें केवल पूर्व पद प्रधान होगा। तत्पुरुष की बात करेंगे तो केवल उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो दोनों ही पद प्रधान होंगे, उत्तर पद भी होगा, पूर्व पद भी आपका प्रधान हो जाएगा। लेकिन जब बात आएगी आपकी किसकी, बहुब्रीहि समास की, तो इसमें कोई भी पद आपका क्या नहीं होने वाला है, प्रधान नहीं होने वाला है, बल्कि दोनों के दोनों जो पद है वो आपके एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और लेकिन इसमें क्या होगा, जो पूर्व पद एवं उत्तर पद है वो तो गौण हो जाएंगे ना, वो तो छुप जाएंगे, लेकिन इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होगा, लेकिन वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। अब जैसे मैंने दशानन कहा, अब दशानन से आपको कोई पता नहीं चल रहा है, तो 10 हैं आनन जिसके, यानी कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, रावण की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो बहुब्रीहि समास है उसकी हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं और उसको हम सीखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अगर द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। अब द्विगु समास को आपने संख्यावाचक जहाँ पर आपका लगा होगा वही आपने क्या समझ लेना है, द्विगु समास से आप लोगों ने वहाँ पर समझ लेना है। अभी डिटेल में बात करेंगे वो सभी चीज़ों के बारे में। अव्ययी भाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करती है। उसी तरीके से तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है, ये हमने इससे पहले देख लिया है। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, अब हम बात करने वाले, देखिएगा जो हमारे समास है उससे पहले जो परीक्षा उपयोगी तथ्य थे हमारे, उनको हमने डिटेल में देखा। अब हम बात करने वाले दोस्तों किसकी, अव्ययी भाव समास के। अच्छा, अव्ययी भाव समास हमारे होते क्या हैं, तो मैंने बोला था जिस समास का पद या फिर पूर्व पद अव्ययी हो या फिर प्रधान हो, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अच्छा, रातों रात बात करूँ मैं, तो रात ही रात में, रातों रात शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर उसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमारा रात ही रात में उसका तात्पर्य निकलता है। उसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो आजन्म की बात करें तो जन्म तक या फिर जन्म से लेकर आजन्म शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ठीक हो गया। उसी तरीके से अगर प्रतिदिन का समास विग्रह करें तो दिन दिन या फिर प्रत्येक दिन शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाएगा। यथाशक्ति को देखें तो शक्ति के अनुसार उसका हो जाएगा। अच्छा, भरपेट को देखें तो पेट भर कर समास उसका विग्रह हो जाएगा। अच्छा, हाथों हाथ में, हाथ ही हाथ में उसका समास विग्रह हो जाएगा। यथासंभव के लिए बात करें तो संभावना के अनुसार उसका समास विग्रह हो जाएगा। वहीं अगर यथाविधि की बात करें तो विधि के अनुसार आपका समास विग्रह हो जाएगा। फिर देखिएगा, अगर प्रत्यक्ष समास का समास विग्रह करें तो अक्षी, आँख के प्रति या फिर अक्षी के प्रति शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अगर प्रत्येक की बात करें तो एक एक या फिर हर एक उसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह, यानी कि उसको तोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों। समास विग्रह कहने का मतलब है तो उसको खंडित करने का काम कर रहा है। अगर वहीं निर्विवाद की बात करेंगे तो बिना विवाद के आपका निर्विवाद कहलाएगा, और निर्विकार है तो बिना विकार के हो जाएगा। उसी तरीके से यावत जीवन की बात करें तो जब तक जीवन है, और यथाक्रम की बात करें तो क्रम के अनुसार आप उसको देखेंगे। फिर देखिएगा, अगर बात करें यथारुचि की तो रुचि के अनुसार यथारुचि हो जाएगा, और अभूतपूर्व कहने का मतलब है जो पूर्व में नहीं
भूत है या फिर जो पहले नहीं हुआ है उसको अभूतपूर्व के रूप में हम जानते हैं। जो पहले हो चुका है तो उसको हम किस रूप में जानेंगे, भूतपूर्व के रूप में जानेंगे। फिर देखिएगा यथा समय के लिए तो समय के अनुसार, अतः यथोचित के लिए तो जैसे उचित हो वैसा उसका समास विग्रह हो जाएगा। फिर देखिएगा सरासर की बात करें तो एकदम से जो शब्द आएगा, सरासर बोले या एकदम बोले, उसको हम उसका समास विग्रह के रूप में जानते हैं। अच्छा, आमरण के रूप में अगर देखें तो मरण करने तक आमरण शब्द का प्रयोग करते हैं, और उपकूल के लिए हम कूल के सभी शब्द का समास विग्रह करेंगे। फिर देखिएगा व्यर्थ की बात करें तो बिना अर्थ का हो गया, और यथार्थ की बात करें तो अर्थ के अनुसार शब्द का प्रयोग करेंगे। वहीं प्रत्यंग शब्द को देखें तो दोस्तों प्रत्यंग कहें या फिर हम अंग अंग उसका समास विग्रह के रूप में जानेंगे। अधोपांत के लिए आदि से अंत तक शब्द का समास विग्रह हम करते हैं। अच्छा, लावारिश के लिए बिना वारिश का हमारा लावारिश हो जाएगा, जिसका समास विग्रह बिना वारिश के रूप में करेंगे। धड़ाधड़ के लिए हम जल्दी से या फिर धड़ाधड़ शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। और उसके बाद देखिएगा अपाद मस्तक शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जब उसका समास विग्रह करते हैं। अपाद मस्तक जो हमारा समास है, तो देखिएगा पाद पैर के मस्तक तक, यानी कि जो हमारा पाद है यानी पैर से मस्तक तक का जो हमारा क्या होता है, जो पैर से लेकर सर तक का जो स्थान है उसको हम अपाद मस्तक के रूप में जानते हैं। अच्छा, दिनों दिन के लिए हम दिन ही दिन में शब्द का प्रयोग कर लेंगे। प्रत्युपकार के लिए उपकार के प्रति शब्द का प्रयोग कर लेंगे। अगर प्रत्याशा की बात करें तो आशा के बदले जो आशा के बदले जो आशा मिलती है उसको हम प्रति आशा के रूप में जानते हैं। फिर देखिएगा यथासाध्य के रूप में अगर देने देखो, साध्य के अनुसार हमारा क्या कहलाएगा, यह साध्य के अनुसार हमारा यथासाध्य के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा अगर देखा जाए समास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, फिर से अगर उसी को अगर आगे देखें तो पल पल यानी कि हर पल शब्द का प्रयोग उसके लिए करेंगे। निधड़क के लिए हम बिना धड़क के, और उसी तरीके से प्रतिक्षण के लिए हम हर हर क्षण के रूप में प्रयोग करते हैं, और दिनादुन दिन के लिए हम दिन के दिन बाद दिन करते हैं। दोस्तों लंबा चैप्टर है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये जो एग्जाम्पल है मैं फटाफट से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस समय जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा अपना ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप लोगों का पहले से ही एक चीज़ बनी हुई है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि एक वीडियो में आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो चैप्टर है भी बहुत लंबा हमारा चैप्टर रहने वाला है। प्रयास करूँगा कि एक वीडियो में आपकी ये खत्म हो जाए, अगर नहीं होती है तो 2 वीडियो लेकर आने का इसमें भी मैं प्रयास करूँगा। अच्छा, दिनानुदिन के लिए हम दिन के बाद दिन, प्रतिपल के लिए हमारा हर पल या फिर पल पल शब्द का प्रयोग करते हैं। परोक्ष के लिए आपका अक्षी आंख से परे, या फिर निडर के लिए हम बिना डर का प्रयोग करते हैं। बखूबी का अगर समास विग्रह करें तो खूबी के साथ की बात करेंगे, और आजीवन की अगर बात करें तो जीवन प्रयत्न शब्द का प्रयोग करते हैं। यथाशीघ्र के लिए हम जितना शीघ्र हो सके का प्रयोग करते हैं, और अनुरूप के लिए हम रूप के अनुसार शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रतिदिनम के लिए हम दिन दिन प्रति के बाद प्रयोग करेंगे, और निर्भय के लिए हम बिना भय के शब्द का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे के लिए धीरे के बाद धीरे, और बीचों बीच के लिए हम बीच के भी बीच में शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा अंतर्व्यथा शब्द के अगर देखें तो मन के अंदर की व्यथा को हम अंतर्व्यथा शब्द के रूप में जानते हैं, और सेवार्थ को हम सेवा के अर्थ में के रूप में जानते हैं। बेचैन को हम बिना चैन के, और सावधान को अवधान के साथ के रूप में जानेंगे। अब देखिएगा अगर बात करें अवधान के रूप में हम पहुँचे थे, फिर उसके बाद अवसरानुसार को अगर देखें तो अवसर के अनुसार, और अतीन्द्रिय को देखें तो इंद्रियों के परे अतीन्द्रिय के रूप में हम जानते हैं। यथामति को देखें तो जैसी मति बुद्धि के रूप में हम उसको जानते हैं, और निसंदेह का अगर संधि विग्रह करें तो संदेह के बिना शब्द के रूप में जानेंगे। प्रत्युत्तर को हम उत्तर को प्रत्युत्तर के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अव्ययी भाव समास कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में। अच्छा, इससे पहले आप लोग एक बार अपने मन में ये बताइएगा कि तत्पुरुष समास में मैंने कौन सा पद जो प्रधान होता है उसके बारे में आपको पहले बताया था। यदि अगर आप लोगों को याद है तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। देखिएगा जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इस समास में प्रथम पद यानी कि विशेषण, जबकि दूसरा पद विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होता है। अच्छा, प्रथम जो पद है वो तो आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा पद है जिसको हम उत्तर पद कह रहे थे वो आपका विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होने वाला है। चूंकि दूसरा पद विशेष्य होता है इसीलिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक हो गया। अच्छा, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था कारक चिन्हों के आधार पर हम इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। तो देखिएगा अगर हमने कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं अगर उनके बारे में बात करा तो देखिएगा कर्म को, कर्ता ने कर्म को, हम क्योंकि कारक चिन्हों का प्रयोग इस तरीके से करते हैं, कर्ता ने कर्म को के लिए करते हैं, तो इसमें आपका कर्ता शब्द कुछ नहीं आने वाला है, केवल कर्म से आपकी बात होने वाली है। ठीक हो गया। तो कर्म को कर्ण से या फिर के द्वारा इंस्ट्रूमेंटल आएगा,
पहले में मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंटल आएगा, जैसे मैंने कहा राम ने बाण से किसको मारा, रावण को मारा। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल जब चीज़ें होंगी, जैसे मैं कहूँ रमेश बस से हल्द्वानी गया, या फिर रमेश बस से लखनऊ गया, इस तरीके से जब प्रयोग करूँगा तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल होंगी। अब मैं कहूँ महेश विद्यालय से घर आया ना, विद्यालय से घर आया तो अलगाव की भावना है, तो अपादान में हम उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव जहाँ पर प्रयोग होगा तो अपादान हो जाएगा। संबंध काकी की रारेरी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, और अधिकरण मैं पर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। क्या ये आपके समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर आप लोगों को पहला चैप्टर जो आपका विराम चिन्ह या फिर वर्णमाला वाला है, उसमें मैंने कारक चिन्ह आप लोगों को कराए हुए हैं, वहाँ से एक बार डिटेल में समझने की आवश्यकता है, उसके बाद जाके आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष को देखें, तो कर्म तत्पुरुष जो हमारा समास है ये क्या होता है, अगर देखा गया तो कर्म के कारक चिन्ह को के लोप से बनने वाला समास हमारा कर्म तत्पुरुष कहलाता है। अच्छा, कर्म को हम बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, तो को का लोप हो जाएगा। को का लोप कहने का मतलब को का हरण हो जाएगा, को आपको दिखेगा ही नहीं, इसका लोप कहने का मतलब ही यही है। अगर मैं चिड़ी मार कहूँ, को चिड़िया को मारने वाला, अब चिड़िया को मारने वाला हम चिड़ी मार कह रहे हैं ना, चिड़ीमार समास है हमारा। अगर विग्रह करूंगा तब जाके मुझे पता चलेगा कि इसमें को का भी लोप हुआ था, और वो को क्या था, चिड़िया को मारने वाला हमारा क्या था, चिड़ीमार था। ठीक हो गया। दूसरा अगर मैं देखूँ तो गगनचुंबी है, तो गगन को चूमने वाला हमारा गगनचुंबी है, जिसमें को का लोप हो गया है। फिर देखिएगा स्वर्ग प्राप्त के लिए स्वर्ग को प्राप्त, तो को शब्द का इसमें भी लोप हुआ था। उसी तरीके से तिलकुटा में तिल को कूट कर बनाया हुआ। उसके बाद देखिएगा जेब कतरा, अगर देखा तो जेब को काटने वाला है, फिर जेब को कतरने वाला हमारा क्या हो जाएगा, जेब कतरा हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, गिरकट, गिरहकट को हम देखें तो गिरह है, फिर गर्दन को काटने वाला, को शब्द का लोप हो रहा है तो ही को गिरहकट कह रहा है। विरोध जनक को, विरोध को जन्म देने वाला। ठीक हो गया। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाले में को का लोप हुआ है। तर्क संगत कहने का मतलब है तर्क को संगत करने वाला। ठीक हो गया। अच्छा, आपको ये क्या ये समझ में आया है? अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। यदि अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो दोस्तों पहले प्रयोग के आधार पर आपको कारक चिन्ह मैंने अलग से एक वीडियो में कराई हुई है। मैं इसीलिए आपको, अगर वो चीज़ें खिचड़ी ना बन जाए तो इसीलिए मैं आगे आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो 10 से 15 मिनट की वीडियो है, एक बार आप लोग जाके एक बार डिटेल में उसको देखें, उसके बाद जाके अगर आप लोग समास देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको वो समझ में आने वाला है। उसके बाद देखिएगा कटफोड़ शब्द का अगर प्रयोग तो काठ को फोड़ने वाला कटफोड़ हो जाएगा। अब इसमें भी हमारा को शब्द का क्या हुआ है, लोप हुआ है। उसी तरीके से खोदुआ यानी कि काठ को खोदने वाला, कट खोदुआ के रूप में हम प्रयोग करेंगे। अगर देखा गया हमारा शरणागत, तो शरण को आगत करने वाला, या फिर शरण में आया हुआ, या फिर शरण को आया हुआ तो शरणागत बोल देंगे। अच्छा, देशगण के लिए हम देश को गया हुआ। मरणासन के लिए हम प्रयोग करेंगे मरण को आसन्न। और उसके बाद आशातीत को देखें तो आशा को अतीत। अब आशातीत कहने का मतलब है आशा से परे, आशातीत शब्द का प्रयोग हम उसमें करते हैं। और आशातीत कहने का मतलब है अगर हम तत्पुरुष समास में अगर उसका कर्म के आधार पर प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आशा को अतीत, हमारा आशातीत हो जाएगा। फिर देखिएगा स्वर्गगत के लिए हम स्वर्ग को गया हुआ के रूप में प्रयोग करते हैं। जितेंद्रिय को हम इंद्रियों को जीतने वाले के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें को का हमारा जितेंद्रिय कहने का मतलब ये है कि इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होगा, और इसमें हमारा को का लोप हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, उसका मोक्ष प्राप्त के लिए हम मोक्ष को प्राप्त शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा विदेश गण के लिए हम विदेश को गमन करने वाला, और माखन चोर के लिए हम माखन को चुराने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा ग्रहागत में हम ग्रह को आगत या फिर आया हुआ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और ग्रामगत को ग्राम को गया हुआ। जलधि को हम जल को धारण किया हुआ, और मुंह तोड़ को हम मुंह को तोड़ने वाले शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा नरभक्षी को अगर देखा जाए तो नरों को भक्षित या फिर करने वाले तो हम नरभक्षी कहेंगे। उसी तरीके से संकटापन्न को हम संकट को आपन्न या फिर पाया हुआ के रूप में प्रयोग करेंगे। विकासोन्मुख में हम विकास को उन्मुख शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, और चित्त चोर के लिए हम चित्त को चुराने वाले शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। अगर देखा जाए तो रेगातुर में हम रोग को आतुर शब्द का प्रयोग करते हैं, और वहीं सर्वज्ञ के रूप में देखें तो सर्व या फिर सब को जानने वाले शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। अच्छा, ख्याति प्राप्त के लिए देखें दोस्तों तो हम ख्याति को प्राप्त, वैसे यश प्राप्त के लिए यश को प्राप्त। अच्छा, खड़गधर के लिए हम खड़ग को धारण करने वाला। मनोहर को देखें तो मन को हारने वाला, और वहीं हमारा वही प्राप्त के लिए हम वही को प्राप्त या फिर उम्र को प्राप्त के लिए प्रयोग करते हैं। और कनकटा के लिए हम कान को कटवाया हुआ के शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे, उनके विग्रह के रूप में। अच्छा दोस्तों, अगर अब बात करें तो हमारे दो इसमें हो चुके हैं,
सॉरी एक हमारा कर्म के आधार पर हो चुका है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब क्या हम करण के आधार पर इसको समझें? तो करण के आधार पर समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो हमारा करण और हमारा दूसरा क्या होगा अपादान है, उसके बीच में सामंजस्य आप लोग कैसे बनाएंगे, कैसे उन चीज़ों को समझेंगे। अब क्योंकि आप दोनों में कहेंगे कि से के द्वारा या फिर से हमारा उसमें जुड़ जा रहा है, तो जो से आपका जुड़ रहा है दोस्तों वो से ऐसे ही नहीं जुड़ रहा है। से में मैंने आपको इससे पहले भी इंस्ट्रूमेंटल तरीके से जो यूज किया जाएगा, यानी कि जिसमें आप किसी चीज़ को लेके उस काम को कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि किसी धातु को लेके आप कर उस काम को कर रहे होंगे, तब जाके आपका वो क्या होने वाला है, करण होने वाला है। लेकिन जब अपादान की बात आ रही होगी तो अलगाव से आपके भाव निकल रहे होंगे ना। अब मैं कहूँ कि गिरधर रमेश या फिर गिरधर हवाई जहाज से कूद गया, तो अब हवाई जहाज से उसके तो अलग होने की भावना हमें पता चली है ना, तो हम उसको किस किस रूप में समझेंगे, अपादान के रूप में समझेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि वहीं अगर मैं कह दूँ कि अगर गिरधर जहाज से दिल्ली गया, तो दिल्ली जाना के मतलब किससे गया, जहाज से गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, करण जो समास होता है उसके रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि कर्ण तत्पुरुष समास है क्या। कर्ण कारक चिन्ह से द्वारा के लोप से बनने वाला समास कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। अच्छा डायरेक्ट क्या इसके एग्जाम्पल देखें, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले काफ़ी हिंट दे चुका हूँ। तो अकाल पीड़ित कहने का मतलब है अकाल से पीड़ित, ठीक हो गया। कोई अकाल है, उस अकाल से वो पीड़ित हो रहा है, तो अकाल पीड़ित के रूप में जानेंगे। आश्चर्यचकित में देखें तो आश्चर्य से चकित होना हमारा आश्चर्यचकित होगा, जिसमें हमारा से का लोप हुआ होगा। अब देखिएगा जिस भी कर्ण चिन्ह के आगे उसका जो पहचानने का हमें एक सिंबल मिला होता है, वो सिंबल हमारा इसमें क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, वो गौण हो जाएगा। कहने का मतलब आप उसका पता ही नहीं चलने वाला आपको, ठीक हो गया। लेकिन जब आप उसका संधि विग्रह करेंगे तो जाके आपको उसका पता चलने वाला है। अगर उसी तरीके से मैं मेघाच्छादन कहूँ, अगर तो मेघाच्छन में मेघ को आच्छन्न या फिर ढका हुआ शब्द के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। अच्छा गोबर गणेश कहने का मतलब है गोबर से निर्मित गणेश को हम क्या बोलेंगे, गोबर गणेश कहेंगे। फिर तुलसी कृत को देखें, तुलसी द्वारा कृत परिचय या फिर रचित, सॉरी। अगर रोगग्रस्त को देखें तो रोग से ग्रस्त हो गया, गुणयुक्त को गुण से युक्त, शोकाकुल को हम देखें तो शोक से आकुल, कष्ट साध्य के लिए हम कष्ट से साध्य, और मोहांध को हम मोह से अंधा के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से रसोशक्ति को अगर देखा तो रस से भरा हुआ, आंखों देखी के रूप में प्रयोग करते हो, आंख से देखी, और मदहंध को देखें तो मद से अंधा के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। अगर उसके बाद देखिएगा तो ईश्वर दत्त के रूप में देखें तो ईश्वर द्वारा दिया गया, या फिर दोषपूर्ण कहें तो दोष से पूर्ण। प्रश्नकुल को देखें तो प्रश्न से आकुल शब्द का प्रयोग उसके संधि विग्रह के रूप में हम लोग करते हैं। फिर देखिएगा अगर प्रदाकांत को देखें तो पद से आक्रांत। रेल यात्रा को देखें तो रेल के द्वारा जो आपकी यात्रा है, या फिर रेल के द्वारा, तो रेल इंस्ट्रूमेंटल है ना, मैं आपको वही चीज़ इससे पहले बता रहा था। समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाने की आवश्यकता है, बाकी आप लोग आराम से कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा महिमांडित को अगर देखें तो महिमा से मंडित का रूप में उसका हम संधि विग्रह करेंगे। आनंदमय का अगर संधि विग्रह देखें तो आनंद से युक्त। प्रकाश युक्त का संधि विग्रह देखें तो प्रकाश से युक्त, और हस्तलिखित का अगर संधि विग्रह देखें तो हस्त से लिखित शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा तर्क सिद्ध के लिए तर्क के द्वारा सिद्ध, अब लोप हो रहा है ना, द्वारा से जितने भी आपको ये डार्क में दिख रहे हैं ये वर्ड, इनका सभी का लोप हो रहा है। उससे अगर देखें तो मद माता के रूप में मद से माता, शोकग्रस्त में शोक से ग्रस्त, वाग युद्ध में वाक से युद्ध, नीति युक्त में नीति से युक्त, मुंह मांगा में मुंह से मांगा, और देह चोर में आपका देह से चोर शब्द का प्रयोग करते हैं। धर्मार्ध में देखें तो दोस्तों धर्म से अंधा, धर्मांध में। वहीं अगर मनमाना में देखें तो मन से माना हुआ। कार्य युक्त में देखें तो कार्य से युक्त, और रेखांकित में देखें तो रेखा से अंकित शब्द वहाँ पर देखा जाएगा। फिर देखिएगा जगह साई में जग के द्वारा सहाई, और रस भरी में आपका रस से भरी, रस भरा में आपका रस से भरा शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। फिर देखिएगा दयाद्र को देखा तो दया से आद्र, फिर नम। हिमाच्छादित को देखें तो हिम से आच्छादित। धर्मयुक्त को देखेंगे तो धर्म से युक्त, और अश्रुपूर्ण देखें तो अश्रु से पूर्ण, और वहीं जलावृत को देखें तो जल से आवृत, जो संधि विग्रह है हम उसके रूप में प्रयोग करेंगे। अच्छा दोस्तों, क्या हम तीसरा देखें संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान के लिए शब्द का प्रयोग आप लोग करते हैं, तो के लिए का इसमें लोप होगा, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। जो कारक चिन्ह आपके लगने वाले हैं उन कारक चिन्हों का यहाँ पर लोप हो जाएगा। देखिएगा जैसे क्या कहता है कि संप्रदान के कारक चिन्ह के लिए के लोप से बनने वाले समास को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, रसोई घर, रसोई के लिए घर आपका क्या हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा, तो के लिए का इसमें लोप हो जाएगा। उसी तरीके से डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी के शब्द में इसका के लिए का शब्द का प्रयोग जो आपका लोप हो चुका है। उसके बाद मेज पोस्ट में मेज के लिए पोस्ट, उसी तरह से देशभक्ति में आपका देश के लिए भक्ति, विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा में गुरु के लिए दक्षिणा, हवन कुंड में हवन के लिए कुंड, और वहीं हथकड़ी में हाथ के लिए कड़ी, और कृष्णापर्ण में कृष्ण के लिए अर्पण, और वहीं प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए शाला शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। फिर देखिएगा, अगर स्नान घर की बात करूं तो स्नान के लिए घर शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। वहीं अगर बात करें दोस्तों आराम कुर्सी की, तो आराम के लिए कुर्सी, और गौशाला की बात करें तो गाय के लिए फिर गौ के लिए शाला शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, देवालय को देखें तो देव के लिए आलय, सत्याग्रह के लिए सत्य के लिए आग्रह, और राह खर्च में देखें तो राह के लिए खर्च, वहीं यज्ञ वेदी के लिए देखें तो यज्ञ के लिए वेदी शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसमें के लिए का लोप हो रहा है। अच्छा, पशुशाला में पशु के लिए शाला, डाकघर में डाक के लिए घर, वहीं अगर परीक्षा केंद्र में परीक्षा के लिए केंद्र, और पाठशाला में देखें तो पाठ पढ़ने के लिए जो शाला है, इसमें के लिए जो शब्द है उसका लोप करके पाठशाला शब्द को बनाया गया है। अच्छा, माल गोदाम में माल के लिए जो गोदाम होगा उसको आप क्या बोलेंगे, माल गोदाम शब्द से उसका प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल और बच गए हैं। यज्ञशाला है तो यज्ञ के लिए शाला, घर खर्च है तो घर के लिए खर्च, रंगमंच है तो रंग के लिए मंच, छात्रावास है तो आपके छात्रों के लिए आवास को छात्रावास के रूप में प्रयोग करेंगे, और घोड़शाल है तो घोड़ों के लिए शाल हो जाएगा। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, और शिवापूर्ण जो आपका है शिव के लिए अपूर्ण हो गया। संभाव भवन यानी कि सभा के लिए भवन, न्यायालय की बात करें तो न्याय के लिए आलय, और वहीं अगर प्रौढ़ शिक्षा की बात करें तो प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। कुष्ठाश्रम को अगर देखें तो कुष्ठों के लिए आश्रम, और वृद्धाश्रम की बात करें तो वृद्धों के लिए आश्रम शब्द का प्रयोग करते हैं। कर्णफूल को देखें तो दोस्तों कर्ण या फिर कान के लिए फूल। देवार्पण के लिए अगर बात करें तो देव के लिए अर्पण, वहीं अगर देशार्पण शब्द का प्रयोग करें तो देश के लिए अर्पण, वहीं विधानसभा की बात करें तो विधान के लिए जो सभा शब्द है उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, अपादान तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो देखिएगा, जो अपादान तत्पुरुष है अब इसमें भी से का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले तो समझिएगा से, अब ये से क्या था और वो से क्या था, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। यानी कि अपादान के कारक चिन्ह से अलग होने का भाव के लोप से बनने वाला जो समास होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी कि अलग होने का भाव। ठीक हो गया। अच्छा, अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव व्यक्त करता है। जैसे अगर स्वर्ग पतित है तो स्वर्ग से पतित शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि स्वर्ग से जो शब्द है वो आपका लोप हो गया। उसी तरीके से धनहीन में धन से हीन, ऋण मुक्त में आपका ऋण से मुक्त, उसके बाद रोग मुक्त में आपका रोग से मुक्त, पदच्युत में आपका पद से च्युत, और भाग्यहीन में आपका भाग्य से हीन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेत्रहीन में नेत्र से हीन, वहीं अगर जन्मांध की बात करें तो जन्म से अंधा शब्द का प्रयोग हम लोग अपादान जो समास है उसके रूप में करेंगे। फिर देखिएगा, धर्म भ्रष्ट में धर्म से भ्रष्ट, देश निकाला के लिए हम देश से निकाला, वहीं अगर वर्णातीत है तो वर्णन से परे या फिर वर्णन के अतीत शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जात बाहर में अगर देखा तो जात से बाहर, वहीं अगर धर्म वरित अगर की बात करें तो धर्म से वरित, वहीं अगर दूरागत की बात करें तो दूर से आगत शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, रण विमुख की बात करें तो रण से विमुख शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे, और अगर देखें तो लोक भय में अगर बात करें तो लोक से भय शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगर भयभीत की बात करें तो देखिएगा, जो आपका भयभीत है भय से भीत यानी कि डरा हुआ। कमजोर की बात करें तो काम से जी चुराने वाले को हम कमजोर करते हैं, और धर्म विमुख की बात करें तो धर्म से विमुख, वहीं अगर पथ भ्रष्ट की बात करें तो पथ से भ्रष्ट आपका देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, इंद्रियातीत की बात करें तो इंद्रियों से अतीत शब्द का प्रयोग करेंगे, और विवाहोत्तर की अगर बात करें तो विवाह से इतर या फिर भिन्न शब्द का प्रयोग करते हैं। बलहीन के लिए बल से हीन, और गुणातीत के लिए गुण से अतीत या परे, या फिर कार्यमुक्त की बात करें तो कार्य से मुक्त, और आशातीत की बात करें तो आशा से अतीत, वहीं अगर कर्तव्यच्युत की बात करें तो कर्तव्य से च्युत, और कर्तव्योन्मुख की बात करें तो कर्तव्य से विमुख शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हमारे अपादान जो आपके समास हैं उसके एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग देख रहे हैं। फिर देखिएगा, बंधन से युक्त, बंधन मुक्त, अच्छा बंधन से मुक्त है तो बंधन मुक्त, सॉरी। वहीं अगर देखा जाए पाप मुक्त है तो पाप से मुक्त। अच्छा, लोकोत्तर है तो लोक से उत्तर, अगर गुणहित है तो आपका गुण से रहित। वहीं अगर बात करें जाति भ्रष्ट का तो जाति से भ्रष्ट, और लक्ष्य भ्रष्ट का है तो लक्ष्य से भ्रष्ट। गुणहीन देखें तो गुण से हीन, और बुद्धिहीन देखें तो बुद्धि से हीन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर देखिएगा, संबंध तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो जो संबंध तत्पुरुष समास हमारे टोटल 6 होते हैं, हम लोग 5वें में पहुंच चुके हैं। क्या कहता है कि संबंध कारक चिन्ह का की के
के लोप से बनने वाला जो समास है वो हमारा क्या कहलाएगा, संबंध कारक तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब देखिएगा, अगर का शब्द, का की के शब्द जहाँ पर आ रहे हैं, रा री रे जहाँ पर आ रहे हैं, तो आप लोग ने समझ जाना ही संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे। अब इनका लोप होगा, जो ये आपके कारक चिन्ह लग रहे हैं, इन कारक चिन्हों का यहाँ पर क्या होगा, लोप होगा। आपने केवल लोप चीज को समझना है। फिर देखिएगा, अगर बात करें, मैं दोस्तों अगर बात करूँ राजपुत्र की, तो राजा का जो पुत्र होता है उसको हम राजपुत्र के रूप में जानते हैं। अब राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र, तो क्या हो गया, संबंध हो गया। उसी तरीके से राजाज्ञा, तो राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, ये भी हमारा संबंध हो जाएगा। अच्छा, अन्नदान को देखें तो अन्न का दान, अन्नदान हो गया। अच्छा, का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक हो गया। विद्याभ्यास की करें तो विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास हो गया। प्रजापति की बात करें तो प्रजा का पति। मतदाता की बात करें तो मत का दाता। पद्यांश की बात करें तो पद्य का अंश। गोदान की बात करें गो का दान। और सेनापति की बात करें तो सेना का पत। सेनापति की बात करें सेना का पति। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्र का पति शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, प्राणनाथ की बात करें तो प्राण का नाथ हो गया। लखपति की बात करें तो लाखों का पति या फिर स्वामी। करोड़पति की बात करें तो करोड़ों का पति या फिर स्वामी के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं राजनेता की, तो राज्य का नेता। वज्रदेह की बात करें तो वज्र का देह। देशभक्त की बात करें तो देश का भक्त। और पुत्र शोक की बात करें तो पुत्र का शोक। वातावरण की बात करें तो वाता का आवरण। और सेना नायक की बात करें तो सेना का नायक। अमचूर की बात करेंगे तो आम का चूर्ण के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे, जो हमारा किसके रूप में, संबंध कारक समास के रूप में उसका हम प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, राज दरबार की बात करें तो राजा का दरबार। लक्ष्मीपति की बात करें तो लक्ष्मी का पति। वहीं अगर पराधीन की बात करें तो पर या फिर दूसरे के अधीन उसके हम बात करेंगे। अच्छा, राजकुमार, राजा का कुमार फिर से आ गया। ग्रामासी यानी कि ग्राम का वासी। गंगा जल यानी कि गंगा का जल। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। और शिवालय तो हमारा शिव का आलय। देवालय आपका देव का आलय। सीमा रेखा आपकी क्या हो जाएगी, सीमा की रेखा। और जल धारा आपकी क्या हो जाएगी, जल की धारा। उसी तरीके से योगदान आपका योग का दान। और गंगा तट आपका गंगा का तट। सिद्धांत सिंह द्वार आपका सिंह का द्वार। और ग्रामोद्वार आपका किसका आ जाएगा, ग्राम का उद्धार शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, कठपुतली की अगर बात करें तो काठ की पुतली। गुरु सेवा की बात करें तो गुरु की सेवा। और चंद्र प्रकाश की बात करें तो चंद्र का प्रकाश शब्द के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, अगर राजपुरुष की बात करें तो राजा का पुरुष, ठीक हो गया। वहीं अगर बात करें सदगति तो सद की गति। घुड़दौड़ की बात करें तो घोड़ों की दौड़। और वहीं रामचरित की बात करें तो राम का चरित। भूकंप की अगर बात करें तो भू का कंप। और मन स्थिति की बात करें तो मन की स्थिति। अच्छा, चर्म रोग को हम चर्म का रोग। सभापति को हम सभा का पति। मंत्री परिषद को हम मंत्रियों की परिषद। और दुख सागर को आप दुख का सागर। दृष्टिकोण को दृष्टि का कोण। मनोविकार को आप मन का विकार। और वहीं जगन्नाथ को जगत का नाथ। मृत्युदंड को आप लोग मृत्यु का दंड। और अमृत धारा को अमृत की धारा। विद्यार्थी आपका विद्या का अर्थ या फिर इच्छुक के रूप में हम लोग जानते हैं, जो हमारा संबंधवाचक या फिर संबंध तत्पुरुष के रूप में, संबंध तत्पुरुष समास के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा, उसके बाद विद्यार्थी को आप किस रूप में जानेंगे, तो विद्या का अर्थ यानी कि विद्यार्थी। कन्यादान आपका कन्या का दान हो गया। और जलाशय आपका जल का आशय। प्राण होती आपका प्राणों की आहुति। और ग्रंथावली आपकी ग्रंथों की अवली। फुलवाड़ी आपकी क्या हो जाएगी, फूलों की वाड़ी। और प्राणदान आपकी प्राण की दान। पशुबल आपका पशुओं की बलि। और प्रोमोपाशक आपका क्या आ जाएगा, प्रेम का उपासक। और सेनाध्यक्ष आपका सेना का अध्यक्ष के रूप में हम लोग उसको जानेंगे। अच्छा दोस्तों, फिर देखते हैं हम आपका कौन सा अधिकरण यानी कि जो हमारा तत्पुरुष समास का अंतिम भेद है, इसके बारे में अगर हम आज बात करें तो देखिएगा क्या कह रहा है कि अधिकरण कारक के लिए मैं पर के लोप बनने वाला समास आपका अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जो आपका मैं या फिर जो पर शब्द है, अगर इनका लोप अगर हो जाएगा तो आपके क्या बन जाएगा, ये अधिकरण या फिर अधिकरण तत्पुरुष समास बन जाएगा। अच्छा देखिएगा, कवि पुंगव यानी कि कवि के पुंगव श्रेष्ठ यानी कि कवि के कवियों के पुंगव श्रेष्ठ इसका प्रयोग कर रहा है। कवि श्रेष्ठ तो कवियों में श्रेष्ठ। शोक मग्न की बात करें तो शोक में मग्न। जल मग्न की बात करें तो जल में मग्न। स्नेह मग्न तो स्नेह में मग्न। ध्यान मग्न तो ध्यान में मग्न। अच्छा, आनंद मग्न तो आनंद में मग्न। दानवीर तो दान में वीर। वनवास तो वन में वास। उसी तरीके से ग्रामवास तो ग्राम में वास। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है, अगर वो बोलता है आपको कि अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण को पहचानिए, अगर उसने आपको ग्रामवास है तो ग्राम में वास आप लोगों ने खुद से उसका विग्रह करके बना लेना है। नरोत्तम को देखे तो नरु में उत्तम। अगर सर्वोत्तम को देखे तो सर्व में उत्तम।
अच्छा, पुरुषोत्तम को देखेंगे तो पुरुषों में उत्तम और आप बीती में, यानी कि आप पर बीती। अब मैं और पर शब्द का प्रयोग किया था ना मैंने, तो मैं और पर शब्द का इसमें क्या होगा, लोप होगा। तो देशाटन को देखा तो देश में अटन्य भ्रमण, उसके बाद देखा तो मुनि श्रेष्ठ में आपका मुनि में श्रेष्ठ। अगर वहीं देखा तो हरफ नौला, हरफन मौला में अगर देखें तो हर फन में मौला। उसी तरीके से कार्यवक्ष की बात करें तो कार्य में दक्ष, सॉरी कार्य दक्ष को देखें तो कार्य में दक्ष। कुल श्रेष्ठ में कुल में श्रेष्ठ। घुड़सवार में आपका घुड़ में घुड़ पर सवार, और आपका तीर्थाटन में आपका तीर्थ में अटन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, पुरुष सिंह नहीं, पुरुषों में सिंह। शास्त्र व प्रवीण, इनकी शास्त्रों में प्रवीण। विद्या प्रवीण में आपका विद्या में प्रवीण। नराधम में आपका नरों में अधम, और रणकुल में आपका रण में कुशल, रणकुशल। और अगर सिंहास नारूढ़ में अगर देखा तो सिंहासन पे आरूढ़, सिंहासनारूढ़ के रूप में जाना जाएगा। कर्तव्य परायण को देखें तो कर्तव्य में परायण शब्द के रूप में जाना जाएगा। और वाग्वीर को अगर देखा जाए तो वाक बोलने में वीर शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। अच्छा, तीर्थाटन की बात करें तो दोस्तों तीर्थों में अटन्य भ्रमण। अगर मनमौजी की बात करें तो मन में मौजी, और धर्मरथ की बात करें तो धर्म में रथ, और सिरदर्द की बात करें तो सिर में दर्द के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे, जो आपके किसके रूप में जाने जाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा दोस्तों, नोट दे रहा है कि तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे नई तत्पुरुष समास। अच्छा दोस्तों, नई तत्पुरुष समास होता क्या, तो नई तत्पुरुष समास में इस भेद में पहला भाग नकारात्मक हो जाएगा। आज क्या, अगर नई आपका तत्पुरुष समास है तो आप लोग समझ जाना है, नई शब्द से ही नहीं समझ जाना है आपने, यानी कि जो पहला ही उसका भाग होगा वो आपका नकारात्मक के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, उसका देखें तो हम लोग क्या कह रहे हैं, नास्तिक को न आस्तिक, जो आस्तिक नहीं है वो नास्तिक हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अनादि का न आदि, अनपढ़ का न पढ़ा हुआ। अन्याय को देखें तो न न्याय। उसी तरीके से अकृतम को देखें तो हमारा न कृतम हो जाएगा। अनुदार को नदार, असफल को हम न सफल, अधर्म को हम न धर्म, और अमर को हम नमर। उसी तरीके से असंभव को न संभव, और अनाथ को न नाथ, असत्य को न सत्य, और अज्ञान को न ज्ञान, और अयोग्य को न योग्य के रूप में जानते हैं। अच्छा, एक तो आपने नए समास को देखा, दूसरा आपका क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। अच्छा, ये अलुक तत्पुरुष समास आपका होता क्या है, अगर देखा जाए तो दोस्तों क्या कह रहा है, जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला आपका क्या हो गया, युधिष्ठिर हो गया। मनसिच को देखा जाए तो मनसी, या फिर मन में, या फिर ज में उत्पन्न वाला, यानी कि क्या कह रहा है, जिस तत्पुरुष में विभक्ति में लोप नहीं होता है उसे अलुक कहते हैं। अब लोप ही नहीं हो रहा उसका। सरसिच कहने का, सरसिच कहने तालाब में या फिर उत्पन्न या उगने वाला। खेचर है तो खेचर, यानी कि आकाश में विचरने वाला आपका खेचर के रूप में जाना जाएगा। अगर तीसरा अगर हम देखें तो उपपद तत्पुरुष समास। अब उपपद तत्पुरुष समास क्या होते हैं, तो ऐसा समास जिसका उत्तर पद बाद वाला पद, यानी कि भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि कौन सा, अब बात का फिर पहले पद में लगने वाला जो उत्तर पद है दोस्तों, उत्तर पद में आपका क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा। अब पहला पद पूर्व पद था आपका, दूसरा पद आपका कौन सा था, उत्तर पद था। तो जो दूसरा पद था आपका उत्तर पद, उसमें आपका प्रत्यय लगेगा। तो उसमें प्रत्यय लगकर जो बनने वाला आपका क्या है, समास है, वो आपका उपपद तत्पुरुष समास के रूप में जाना जाएगा, ऐसा ये बता रहा है। अगर देखा गया तो फिर इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं इनके द्वारा, देखिएगा जैसे जलज है तो जल में जन्म लेने वाला जलज हो गया। ठीक हो गया, जल में जन्म लेने वाला जलज। अब तो इसमें जौ, यानी कि अप्रत्यय लगा, जौ अप्रत्यय लगा ना, उससे जलद, जलद है, जलद में यानी कि जल में प्रदान वाला। नभचर, तो चर में आपका नभ में विचरण करने वाला। बटमार में, यानी कि बाट में मारने वाला। उसी तरीके से स्वर्णकार में स्वर्ण का काम करने वाला। चर्मकार में चर्म का काम करने वाला। और शास्त्रज्ञ में आपका शास्त्र को जानने वाले के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, जलचर की बात करें तो जल में विचरण करने वाला। वहीं अगर फलदायी की बात करें तो फल देने वाला। और तथस्य के रूप में बात करें तो तट पर स्थित रहने वाला, तटस्थ के रूप में हमारा जाना जाएगा। फिर अगर बात देखें खग, तो खग यानी कि आकाश में गमन करने वाला, खग यानी कि पक्षी के रूप में हम उसको जानते हैं। दिनकर की बात करें, दिन को करने वाला। अच्छा ध्यान दें, इसमें जलद, जलद, नभचर, खग, तटस्थ, दिनकर आदि विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कारण बहुब्री समास के अंतर्गत भी आते हैं। अच्छा दोस्तों, जो हमारे ये शब्द हैं, जो आपने तीनों ही अभी इसके एग्जाम्पल देखे थे, ये आपके क्या होते हैं कह रहा है,
इनको आप किस रूप में भी जानते हैं करा, इनको बहुब्रीहि समास के रूप में भी इनको हम जानते हैं करा। अच्छा, लुप्त या तत्पुरुष समास को देखें तो अब लुप्त कहने का मतलब है कि जिनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी कि जिनकी क्या हो जाएगी, जो हमारे गायब हो जाएंगे, ऐसे शब्दों की अगर बात कर रहा है तो क्या कहता है देखिएगा, ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो जाता है उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। अच्छा, कारक चिन्हों के लोप के साथ साथ जो आपके मुख्य पद थे उन पदों का भी, फिर अन्य जो पद थे उनका भी अगर लोप हो जाता है तो उनको क्या कहता है, ये लुप्त पद तत्पुरुष समास के रूप में जानता है। अच्छा, पर्ण कटी को देखें तो पर्ण यानी कि पत्ते से बनी हुई कुटी, तो पर्ण कुटी के रूप में उसको जानेगा। उसी तरीके से अगर पकौड़े को देखें तो पकी हुई बड़ी को पकौड़ी के रूप में जान रहा है ना। जल कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। दही बड़ा, दही से में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। अगर तुलादान की बात करें, तुल के द्वारा बराबर करके दिया जाने वाला जो दान है वो तुलादान हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर वन मानुष को देखें तो वन में रहने वाला जो मानुष है उसको वन मानुष के रूप में जान रहा है। रेलगाड़ी को देखें तो रेल या फिर पटरी पर चलने वाली जो गाड़ी होगी उसको ये क्या बोल देगा, रेलगाड़ी बोल देगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है, जो कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ जो अन्य पद हैं उनका भी लोप इसमें देखने को हमें मिला था। अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है, समास और उनका समास विग्रह देखें तो पवन चक्की है तो पवन से चलने वाली जो चक्की है या फिर पवन से चलने वाली चक्की आपकी पवन चक्की कहलाएगी। अश्रु गैस को देखें तो अश्रु आने वाली जो गैस है उसको हम अश्रु गैस के रूप में जानेंगे, और पंचक्की को हम पानी से चलने वाली चक्की के रूप में जानेंगे। मालगाड़ी को, माल को ढोने वाली जो गाड़ी है उसको मालगाड़ी कहेंगे, और वायुयान के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वायु में चलने वाली यान शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, जलपोत के लिए हम जल में डूबा हुआ पोत, और स्वर्णहार के लिए हम स्वर्ण या फिर सोने से बना हुआ हार शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो लगभग 40 मिनट पार हमारा चला गया है। हम कर्मधारय समास की फिर बात करेंगे कल के वीडियोज़ में। प्रयास करेंगे कि 2 वीडियो में ही मैं इसको ख़त्म कर दूँ, और 2 वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को कंप्लीट जो समास है वो देखने को मिलेगी। ज़रूर इससे बाद वाली जो वीडियो है वो भी आपकी 1 घंटे के आसपास देखने को आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि अगर मैं वीडियो को 1-2 घंटे से 2 घंटे के आसपास अगर बना दूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आज मैं केवल यहीं तक कराऊँ, और इसके बाद अगर हम कल करेंगे, क्योंकि आज हमने अव्ययी भाव समास और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, यानी कि तत्पुरुष समास को देख लिया है। कल हम लोग कर्मधारय समास की अगर बात करने वाले हैं, और उसमें डिटेल से उसके आगे की जो चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने कर्मधारय समास वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पढ़ ली हैं। इसके बाद डिटेल में अभी बहुत सारी चीज़ें आगे भी पढ़ने को बची हुई हैं, तो हम कल की वीडियो में प्रयास करूँगा कि मैं सारी ही चीज़ें आपको डिटेल वाइज कंप्लीट करा दूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। साथ ही आप लोग निरंतर हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करा करें। साथ ही मिलते हैं कल फिर से एक और नए वीडियोस के साथ, एक लंबी और सीरीज़ के साथ, जिससे आप लोगों के बहुत जल्द समाज का जो सेशन है उसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।